नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के साथियों, तंत्र लोक में आपका स्वागत है। अब ये तंत्र लोक नाम सुनकर आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये क्या नया अजूबा है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से इस चीज के लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि ये हमारा एक नया चैनल है, जहां पर आप लोगों को कुछ ऐसी डरावनी कहानियां सुनने को मिलने वाली हैं, जिन कहानियों को सुनते वक्त आपको लगेगा कि जैसे वो सब कुछ आपकी आंखों के सामने ही हो रहा है। इस चैनल पर आपको तंत्र मंत्र और खौफनाक रहस्यों से जुड़ी हुई लंबी लंबी कहानियां सुनने को मिलने वाली हैं। आज की इस कहानी को सुनकर आप लोग जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करें, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट से ही मैं इस चैनल को आगे बढ़ा पाऊंगा। अब मैं आप लोगों का ज्यादा समय खराब ना करते हुए आपको सीधा तंत्र लोक की खौफनाक कहानियों में लेकर चलता हूं, जिनकी शुरुआत हर रोज दिन ढलने के साथ अंधेरा कायम होते ही हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आरव मेहरा है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूं, लेकिन मेरा काम ही ऐसा है कि मुझे हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में घूमना पड़ता है। दरअसल पिछले कई सालों से मैं एक इंडिपेंडेंट हिस्ट्री डॉक्यूमेंट्री मेकर हूं और मेरा एक यूट्यूब चैनल है जहां पर मैं भारत के भूले बिसरे ऐतिहासिक स्थलों की स्टोरीज डॉक्यूमेंट करता हूं। और अब तक मैं उत्तराखंड के सैकड़ों गांवों से लेकर झारखंड के वीरान किलों तक कई जगहों को एक्सप्लोर कर चुका हूं। लेकिन आज मैं आपको जो किस्सा सुनाने जा रहा हूं वो एक ऐसी बावड़ी से जुड़ा है जहां पर मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई थी। और उस जगह पर मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैं आज तक उस बारे में किसी से खुलकर बात नहीं कर पाया, क्योंकि ना तो मुझे ये यकीन होता है कि वो सब कुछ मेरे साथ सच में हुआ था और ना ही मैं किसी को इस तरह की बातें कहकर अपनी हंसी उड़वाना चाहता था। दरअसल ये बात आज से करीब 2 साल पहले की है, जब एक दिन मेरे पास एक मेल आया जिसमें राजस्थान के एक छोटे से गांव भादवा के बारे में बताया गया था। दरअसल उस मेल को भेजने वाला कोई लोकल हिस्ट्री स्टूडेंट था, जिसने मुझे बताया था कि उनके गांव के बाहर एक बहुत पुरानी बावड़ी है जिसे गांव वाले शापित मानते हैं, और पिछले कुछ सालों में वहां जो भी गया है वो वापस नहीं लौटा है, या फिर अगर लौटा भी है तो उसकी हालत ऐसी थी कि वो अपना नाम तक ठीक से नहीं बता पा रहा था। अब ये सब पढ़कर मुझे बहुत इंटरेस्ट आया, क्योंकि मेरा चैनल वैसे भी थोड़े डार्क हिस्ट्री और मिस्ट्री वाले जगहों को ही दिखाता है। और फिर मैं तुरंत ही उस गांव के लिए निकलने की तैयारी में लग गया। अब दिल्ली से भादवा गांव तक पहुंचने में मुझे लगभग 24 घंटे का सफर तय करना पड़ा। पहले ट्रेन से जयपुर और फिर वहां से लोकल कैब पकड़कर सीधे उस गांव की तरफ रवाना होना था। अब जिस दिन मैं वास्तव में ही उस गांव में पहुंचा था तो वो वक्त यही कोई दोपहर के 2 बजे के आसपास का था। लेकिन गांव में दाखिल होते ही मुझे वहां का माहौल कुछ अजीब सा लगा। वैसे तो मैंने इससे पहले भी भारत के कई गांव देखे थे, लेकिन इस गांव में एक अजीब सी चुप्पी थी, जैसे कोई पुराना डर वहां की हवा में बसा हुआ हो। लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं उनके लिए कोई नई मुसीबत लेकर आया हूं। अब ये सब देखकर मैं थोड़ा सतर्क हो गया था, लेकिन साथ ही मेरे अंदर उस जगह को जानने की उत्सुकता और भी बढ़ने लगी थी। हालांकि उस गांव में रहने के लिए मैंने एक छोटा सा होम स्टे बुक कर रखा था, जहां एक बुजुर्ग महिला रहती थी जिनका नाम शारदा देवी था, जिनकी उम्र यही कोई 80 साल के आसपास थी। लेकिन उनकी आंखों में वो चमक अब भी थी जो किसी चीज को बहुत करीब से देखने वालों की होती है। जब मैंने उनसे पहली बार बावड़ी के बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे देखा नहीं, बल्कि सिर नीचा करके एक पत्ते का टुकड़ा मेरे हाथ में पकड़ा दिया और कहा कि अगर वहां जाना है तो ये साथ लेकर जाना। मैंने उनसे फिर पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि ये पत्ता खून को ठंडा करता है। अब उस वक्त तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन मैंने उस पत्ते को अपने बैग में रख लिया और फिर अपने कमरे में चला गया। फिर शाम के समय जब मैं अपने कैमरे और बाकी के इक्विपमेंट लेकर उस बावड़ी की तरफ निकला तो रास्ते में गांव के कई लोग मुझे रोकने लगे। कोई कह रहा था कि वहां मत जाओ, कोई बोल रहा था कि अगर जाना ही है तो सूरज डूबने से पहले लौट आना। लेकिन मेरे जैसे लोग जो ऐसे ही जगहों की तलाश में रहते हैं, उनके लिए ऐसी बातें और भी ज्यादा आकर्षण बन जाती हैं। इसलिए मैंने उनकी बातों को नजरअंदाज किया और कैमरा ऑन करके आगे बढ़ गया। गांव के बाहर खेतों के बीच से एक पतली सी पगडंडी जा रही थी, जो सीधे एक सुनसान सी जगह पर जाकर खत्म होती थी, और वहीं पर वो बावड़ी थी। अब जब मैं पहली बार उस बावड़ी के सामने पहुंचा तो मुझे समझ में आया कि गांव वाले क्यों डरे हुए थे। उस बावड़ी का आकार बिल्कुल अलग था। आमतौर पर जो बावलियां होती हैं
वो सीधी सी सीढ़ियों के साथ गोलाकार या चौकोर बनी होती हैं, लेकिन ये बावड़ी अजीब सी तिकोनी बनावट वाली थी और इसकी सीढ़ियां एक सर्प की तरह गोल गोल घूमती हुई नीचे जा रही थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि नीचे झांकने पर मुझे उसका तल भी नहीं दिखाई दे रहा था, बस एक अंधेरा सा गड्ढा था जो जैसे मुझे निगलने को तैयार बैठा हो। अब मैंने कैमरा चालू किया और अपने डॉक्यूमेंटेशन का पहला सीन शूट करने लगा। मैंने जैसे ही बोलना शुरू किया कि ये है भादवा गांव की रहस्यमयी बावड़ी, तभी मेरे कैमरे के स्क्रीन में कुछ हलचल सी दिखी। पहले तो लगा कोई परछाई थी, लेकिन जब मैंने कैमरा झूम करके चेक किया तो उसमें कुछ भी नहीं था। अब उस वक्त मैं यही सोच रहा था कि शायद लाइट या फोकस की वजह से ऐसा हुआ होगा, लेकिन तभी अचानक मेरे दिमाग में वो पत्ता आया जो शारदा दादी ने मुझे दिया था। मैंने बैग से निकालकर उसे अपनी जेब में रखा और 2-3 सीढ़ियां नीचे उतर गया। अब तक सूरज पूरी तरह डूब चुका था और चारों तरफ हल्का अंधेरा फैलने लगा था। मैं नीचे उतर ही रहा था कि अचानक मेरे कानों में किसी के चलने की आवाज आई, जैसे कोई मेरे ठीक पीछे उसी रफ्तार में सीढ़ियां उतर रहा हो। मैंने तुरंत पीछे पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर सोचा शायद मेरे खुद के स्टेप्स की आवाज मुझे ही सुनाई दे रही है, लेकिन जब मैंने दोबारा एक और कदम बढ़ाया तो ठीक उसी समय बिल्कुल वैसी ही एक और आवाज आई। अब इस बार डर ने मेरे गले को थोड़ा कसना शुरू कर दिया था। मैं जल्दी से कैमरा बंद करता हूं और सीढ़ियों से वापस ऊपर की तरफ आने लगता हूं, और जैसे ही मैं ऊपर पहुंचता हूं तो मुझे वहां शारदा दादी खड़ी हुई दिखती हैं। वो कुछ देर मुझे चुपचाप देखती हैं और फिर धीमे से कहती हैं कि अब समझ में आया कि क्यों मना कर रहे थे सब लोग। मैं उनसे कुछ भी कह नहीं पाया, बस उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसने मुझे एक पल के लिए बिल्कुल शांत कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि कल सुबह सूरज निकलने से पहले अगर दोबारा नीचे उतरने की सोचो तो पहले बावड़ी के नक्शे को ढूंढो, तब तुम्हें समझ में आएगा कि जो तुम देख रहे हो वो सिर्फ एक कुआं नहीं है। फिर उन्होंने मुझे वापसी की तरफ इशारा किया और मैं चुपचाप वहां से अपने कमरे की तरफ लौट गया। उस रात जब मैं वीडियो फुटेज चेक कर रहा था तो मुझे उस क्लिप में एक बहुत ही अजीब सी चीज दिखाई दी। जहां मैं बावड़ी की तरफ पहली बार कैमरा घुमा रहा था, वहां एक पल के लिए सीढ़ियों पर बैठा हुआ एक धुंधला सा इंसानी आकार दिखा था, जो एक झलक में ही गायब हो गया था। अब कैमरा अक्सर ऐसे शेडोज कैप्चर करता है, ये बात मैं जानता हूं, लेकिन उस वक्त ना हवा थी, ना धूल और ना ही कोई दूसरी रोशनी जो ऐसी परछाई बना सकती थी। उस फुटेज को देखकर मेरी हालत एक बार फिर से वही हो गई थी जो उस बावड़ी के किनारे खड़े होकर हुई थी। एक अनजाना डर, एक असहज सन्नाटा और एक सवाल कि मैंने जो देखा वो सिर्फ कैमरे की गड़बड़ थी या कुछ और। लेकिन उस वक्त मुझे ये नहीं पता था कि जो कुछ भी मैंने देखा है वो सिर्फ एक शुरुआत थी। असली डर तो अभी बाकी था। अगली सुबह जब मेरी नींद खुली तो घड़ी में सुबह के 5:30 बज रहे थे। हालांकि शरीर में थकावट तो थी, लेकिन बावड़ी से जुड़ी कल रात की बातों ने दिमाग को इस कदर उलझा रखा था कि मैं दोबारा सो भी नहीं पाया। दरअसल जब से मैंने वो फुटेज देखा था जिसमें सीढ़ियों पर कोई बैठा हुआ दिखा था जो एक पल में ही गायब हो गया, तब से मेरे अंदर एक अजीब सा डर और बेचैनी बनी हुई थी। अब मुझे समझ में आने लगा था कि ये जगह सिर्फ इतिहास से जुड़ी नहीं है, बल्कि इसके भीतर कुछ ऐसा भी है जिसे नजरें नहीं पर कोई ना कोई ताकत तो जरूर महसूस करती है। खैर, मैं उठकर तैयार हुआ, कैमरा बैग उठाया और नीचे आकर शारदा दादी को आवाज दी, लेकिन उन्होंने दरवाजा ही नहीं खोला। अब मुझे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि पिछली शाम तो वो खुद ही मुझे बावड़ी के पास देखने भी आई थी, और अब सुबह सुबह दरवाजा बंद कर लेना और आवाज देने पर भी कोई जवाब न देना। मुझे थोड़ा खटका, लेकिन फिर सोचा कि हो सकता है उनकी तबीयत खराब हो या नींद में हो, इसलिए ज्यादा सोचे बिना मैं सीधा फिर से उस बावड़ी की तरफ निकल गया। रास्ता वही था, खेतों के बीच से जाते हुए पतली सी पगडंडी और फिर वो वीरान जगह जहां वो बावड़ी थी। पर आज सुबह का वक्त था, रोशनी में सब कुछ साफ दिख रहा था। बावड़ी के चारों तरफ पीले और सूखे झाड़ थे और उस पर बनी दीवारों पर कहीं कहीं मोरपंख और नींबू मिर्च टंगे हुए थे। शायद गांव वालों ने किसी तरह की टोटका टाइप की चीजें की हुई थी जिससे कोई बुरी ताकत बाहर ना निकले। मैंने अपनी जेब से वो पत्ता निकाला जो शारदा दादी ने मुझे दिया था और उसे फिर से साथ रख लिया। अब मैं अपने कैमरे को ऑन करता हूं और धीरे धीरे सीढ़ियां उतरना शुरू करता हूं। कल तो सिर्फ 3 सीढ़ियों तक ही गया था, लेकिन आज मैं नीचे तक जाने का मन बना चुका था। जैसे जैसे मैं नीचे उतर रहा था,
वैसे वैसे उस जगह की नमी और बदबू बढ़ती जा रही थी। बावड़ी के अंदर का तापमान बाहर से काफी कम था और नीचे उतरते ही मुझे वहां की दीवारों पर कुछ अजीब सी आकृतियां दिखाई देने लगी। कोई घोड़े जैसी आकृति थी तो कहीं किसी के हाथ में त्रिशूल, लेकिन ये सब अधूरी और मिटती हुई सी थी, जैसे समय के साथ साथ सब कुछ गलने लगा हो। अब मैं करीब 12-13 सीढ़ियां नीचे आ चुका था और अब मुझे वहां की हवा और भी भारी लगने लगी थी। तभी मुझे एक कोने में वो पत्थर दिखाई देता है जिसके बारे में कल शारदा दादी ने कहा था कि उसके नीचे कुछ है। जब मैं पास जाकर उस पत्थर को देखता हूं तो वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा पुराने समय में समाधियां बनती थी, चौकोर, भारी और उस पर कुछ लिखा हुआ। लेकिन वो लिपि मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैंने कैमरे की रोशनी उस पर डाली तो लिखा था बावड़ी दर बावड़ी। अब इस लाइन का मतलब क्या है ये मुझे समझ नहीं आया, लेकिन मन में ये ख्याल जरूर आया कि कहीं इस बावड़ी के नीचे भी कोई कुआं तो नहीं, और अगर हैं तो फिर ये सिर्फ पानी की जगह नहीं बल्कि किसी बड़े रहस्य का दरवाजा भी हो सकता है। अब मैं कैमरा एक पत्थर पर रखता हूं और दोनों हाथों से उस समाधि जैसे पत्थर को हटाने की कोशिश करता हूं। काफी कोशिशों के बाद जब वो पत्थर थोड़ा सा खिसकता है तो नीचे से एक छोटा सा छेद दिखता है जिससे गीली मिट्टी की भाप और एक अजीब सी सड़ी हुई बदबू आने लगती है। उस छेद में झांकने पर कुछ सीढ़ियां और नीचे जाती दिखती हैं, लेकिन वहां रोशनी नहीं थी। मैंने कैमरे की लाइट उस तरफ घुमाई लेकिन उससे कुछ खास साफ नहीं दिखा। अब मुझे लगा कि अगर मैं यहां आया हूं तो नीचे तक जाना चाहिए और मैं धीरे धीरे उन नई सीढ़ियों की तरफ बढ़ता हूं। अब उन सीढ़ियों का तापमान ऊपर से और भी कम था, जैसे हर सीढ़ी के साथ साथ मैं किसी और ही दुनिया में उतरता जा रहा हूं। जैसे ही मैं 5वीं सीढ़ी पर पहुंचा तभी मेरे कानों में फिर से वही आवाज आई, जैसे कोई मेरे साथ साथ चल रहा हो। मैं तुरंत रुक गया। दिल की धड़कनें बढ़ चुकी थी, सांस थोड़ी तेज हो गई थी और हाथों में पकड़ा कैमरा थोड़ा कांपने लगा था। फिर मैंने खुद को समझाया कि शायद ये आवाज मेरी ही परछाई है। मैंने एक और कदम बढ़ाया और फिर से वही आवाज आई, बिल्कुल उसी पैटर्न में जैसे मेरे पैर चलते हैं वैसे ही कुछ और भी मेरे साथ चल रहा था। अब मैं अपने कदम धीमे करता हूं और अपने कैमरे को पीछे की तरफ घुमाकर शूट करता हूं, लेकिन वहां कोई नहीं होता। पर जैसे ही मैं कैमरे का स्क्रीन झूम करता हूं तो उसमें मुझे किसी की परछाई सी दिखती है, जैसे कोई कोना पकड़कर नीचे देख रहा हो। अब मेरे हाथ कांपने लगते हैं। कैमरा एक बार नीचे गिरने से बाल बाल बचता है। तभी मैं अपने दाएं हाथ से जेब में से वो पत्ता निकालकर अपनी शर्ट के कॉलर में टिका देता हूं। मन में शारदा दादी की बात याद आती है कि ये पत्ता खून को ठंडा करता है। मैं फिर से थोड़ा और नीचे जाता हूं और अब वो सीढ़ियां जाकर एक चौकोर से तल में बदल जाती हैं, जहां दीवारों पर लाल रंग की कुछ चित्रकारी बनी होती है। पहली नजर में तो लगता है जैसे कोई देवी को पूज रहा हो, लेकिन जब गौर से देखता हूं तो वो देवी नहीं बल्कि कोई डरावनी आकृति है, जिसके हाथों में इंसानों की हड्डियां हैं और उसकी आंखों से खून की धारा बह रही है। अब वो कोई धार्मिक चित्र नहीं था बल्कि किसी तांत्रिक हवन का चित्र लग रहा था। तभी मेरे कैमरे की बैटरी एक झटके में बंद हो जाती है, जबकि सुबह ही मैंने बैटरी फुल चार्ज की थी। अब वहां नीचे एकदम अंधेरा हो चुका था। हाथ को हाथ दिखना बंद हो गया था और मेरी सांसें जैसे रुकने लगी थी। मैं बिना समय गवाए मुड़ता हूं और ऊपर की तरफ दौड़ने लगता हूं। जैसे ही मैं 5वीं सीढ़ी पर आता हूं तो पीछे से एक अजीब सी फूंक मेरे कान के पास महसूस होती है और किसी के धीरे से कहने की आवाज आती है, आरव। उस आवाज को सुनते ही मैं बिना पीछे मुड़े ऊपर की तरफ भागता हूं। मेरे पैरों से सीढ़ियां मिस हो रही थी। बैग मेरे कंधे से लटकते लटकते गिरने वाला था, लेकिन मैंने जैसे तैसे बाहर की रोशनी में आकर खुद को संभाला। ऊपर आकर मैं एक घुटने के बल बैठ गया। मेरी धड़कनें इतनी तेज हो गई थी कि कानों में सिर्फ धक धक की आवाजें आ रही थीं। लेकिन जो सबसे डरावनी चीज उस वक्त महसूस हुई वो ये थी कि मेरे हाथों पर कीचड़ नहीं बल्कि किसी लाल रंग की परत लगी हुई थी और वो रंग पानी से धोने पर भी नहीं जा रहा था। अब मेरे दिमाग में उस चित्रकारी की देवी और उस फूंक की आवाज दोनों एक साथ घूमने लगे थे। तभी मुझे पीछे से किसी के आने की आहट हुई और जब पलट कर देखा तो वहीं शारदा दादी खड़ी थी। वो धीमे से बोली कि अब तू समझेगा, ये बावड़ी तुझे नीचे खींच रही है और जो नीचे हैं वो आजाद होना चाहता है। इतना कहकर वो फिर चुप हो गई
और मेरी तरफ देखकर अपने हाथ से मेरे माथे पर कुछ लगाने लगी। और वो जो कुछ भी लगा रही थी उसका गंध बिल्कुल वैसा ही था जैसा उस छेद से आ रहा था जहां से सीढ़ियां नीचे जाती थीं। मैं कुछ पूछता इससे पहले ही वो मुड़ गई और खेतों की तरफ चले गई। अब मेरे लिए वापस होमस्टे लौटना भी आसान नहीं था, क्योंकि हर कदम पर ऐसा लग रहा था कि मैं किसी गहरे जाल में फंसता जा रहा हूं। उस रात मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, ना ही किसी से बात की। बस एक कोने में बैठकर अपनी सांसें काबू में लाने की कोशिश करता रहा। लेकिन उस दिन की आखिरी आवाज आरव मेरे कानों में गूंजती रही और मैं समझ गया था कि यह सिर्फ इतिहास की डॉक्यूमेंट्री नहीं है। यह कोई पुरानी नींद से जाग रही चीज है जो मेरे नाम को पहचान चुकी है। अगले दिन सुबह उठने पर सबसे पहले मैंने अपनी हथेली पर उस लाल रंग के धब्बे को चेक किया जो कल बावड़ी से निकलने के बाद मेरे हाथों पर था, और आज भी वो वैसे ही था। हल्का गाढ़ा, थोड़ा चिपचिपा और पानी से रगड़ने के बाद भी पूरी तरह हट नहीं रहा था। मैं समझ चुका था कि अब बात सिर्फ इतिहास की या डॉक्यूमेंट्री की नहीं रही, बल्कि मैं जिस चीज में उतर चुका हूं वो किसी पुराने दबे हुए सच की परतें हैं जो धीरे धीरे खुल रही हैं, और मैं खुद एक पात्र बन चुका हूं उस कहानी का। उस वक्त तक मेरे दिमाग में शारदा दादी की वो बात लगातार घूम रही थी जब उन्होंने कहा था कि नीचे जो है वो बाहर निकलना चाहता है। अब मैं ये बात और ज्यादा हल्के में नहीं ले सकता था, इसलिए मैंने फैसला किया कि आज नीचे जाकर उस कुएं के रास्ते को और अंदर तक एक्सप्लोर करूंगा। लेकिन अब की बार मैं अकेला नहीं जाना चाहता था, इसलिए मैं गांव के मंदिर की तरफ गया जहां एक पुजारी मिला जिसका नाम श्यामलाल था। उम्र यही कोई 60 के करीब रही होगी। जब मैंने उनसे बावड़ी की बात छेड़ी तो उनका चेहरा पहले ही सवाल पर सख्त हो गया। उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए कहा कि जिस जगह से आवाजें आती हैं वहां जाने का मतलब है खुद को मरने के लिए सौंप देना। लेकिन जब मैंने उन्हें बताया कि मैंने कल वहां क्या महसूस किया, क्या देखा और सीढ़ियों के नीचे कैसा कुआं है जहां से एक अलग ही तरह की गंध और गर्म भाप निकल रही थी, तो उनका चेहरा एकदम पीला पड़ गया और उन्होंने मेरी बात काटते हुए कहा कि अब मत जाओ वहां, जो होना था हो गया, अब जितना बचा है उसे बचा लो। उनकी ये बात सुनकर मैं और बेचैन हो गया। मैं वहां से लौटकर सीधा फिर से शारदा दादी के घर गया, लेकिन उनका दरवाजा अब भी बंद था और आवाज देने पर कोई जवाब नहीं आया। अब मेरे पास एक ही रास्ता था, दोबारा उसी बावड़ी में उतरना। लेकिन इस बार मैं पहले से ज्यादा तैयारी के साथ गया। एक एक्स्ट्रा कैमरा, 2 टॉर्च, रस्सी और साथ में उस पत्ते का दूसरा टुकड़ा जो मैंने सूखे कपड़े में लपेटकर जेब में रखा था। जब मैं दोपहर के ठीक 3 बजे के आसपास उस बावड़ी पर पहुंचा तो वहां का माहौल पहले से अलग था। वहां की हवा गर्म थी और वहां खड़े होते ही मेरे कानों में हल्की सी भनभनाहट जैसी आवाज आने लगी थी, जैसे जमीन के नीचे कोई चीज सांस ले रही हो। मैं कैमरा चालू करता हूं, टॉर्च को जेब में कसकर रखता हूं और उसी मोड़ से सीढ़ियां उतरना शुरू करता हूं जहां कल नीचे का रास्ता खुला था। अब मैं फिर उसी समाधि जैसे पत्थर तक पहुंचता हूं और उस पत्थर को हटाने के लिए इस बार रस्सी की मदद से उसे खींचने की कोशिश करता हूं ताकि नीचे का रास्ता पूरी तरह खुल जाए। जैसे ही पत्थर पूरा खिसकता है तो नीचे एक गोल दायरे में बनी हुई और भी सीढ़ियां दिखने लगती हैं जो सीधी नीचे एक कुएं की ओर जाती हैं। वो कुआं बावड़ी के नीचे बना हुआ था और दिखने में किसी सामान्य कुएं से अलग था। उसके चारों ओर की दीवारें ईंट पत्थर की नहीं बल्कि लोहे जैसी किसी काली धातु से बनी हुई थी और उन दीवारों पर जगह जगह लाल रंग के हाथों के निशान थे, जैसे किसी ने उन्हें खून से छुआ हो। वहां की हवा में एक अजीब सी गर्मी और गंध थी जो न तो पूरी तरह बदबूदार थी और न ही पूरी तरह तेज, लेकिन उसे सूंघते ही सिर थोड़ा भारी होने लगता था। मैं जैसे जैसे नीचे जाता रहा वैसे वैसे उस कुएं की गहराई मेरे होश के साथ खेलने लगी। मेरी टॉर्च की रोशनी भी नीचे जाते जाते कमजोर पड़ने लगी और अब हर चीज एक भूतिया धुंध में बदलती जा रही थी। मैंने जब 7वीं सीढ़ी पर कदम रखा तो मेरे पैरों के नीचे कुछ नरम सा महसूस हुआ। जब टॉर्च झुकाकर देखा तो वहां गीली मिट्टी और किसी जानवर की छोटी छोटी हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। अब मेरा कैमरा लगातार रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन उस अंधेरे में जो कैद हो रहा था वो सिर्फ साए और अजीब सी ध्वनियां थीं, जैसे कोई बहुत दूर से गा रहा हो, एकदम धीमा सा सुर। ना जल में रहूं ना अग्नि में समाऊं,
ये लाइनें किसी स्त्री की आवाज में थी, लेकिन उसमें जो कंपी थी वो किसी इंसान जैसी नहीं थी। जब मैं और नीचे गया तो मुझे कुएं की दीवार पर एक और शब्द उकेरा हुआ दिखा, विकासुर। ये नाम मैंने पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन जैसे ही मैंने हाथ से उस पर बने निशान को छूने की कोशिश की तो मेरे अंगूठे पर जलन सी महसूस हुई और वहां हल्का सा छाला उभर आया। अब मैं समझ चुका था कि ये नाम किसी आम इंसान का नहीं है। ये वही हैं जो इस बावड़ी के नीचे हैं और शायद मुझे ऊपर से पहचान चुका है। मैंने जल्दी से उस टॉर्च को फिर से सामने घुमाया तो कुएं के बिल्कुल बीच में एक गोल पत्थरनुमा आकृति दिखी जो किसी समाधि जैसी थी, लेकिन उसकी सतह पर कुछ तांत्रिक आकृतियां बनी थीं और उसके बीचों बीच एक जगह से धुआं निकल रहा था। वो धुआं कोई आम धुआं नहीं था, बल्कि उसमें किसी जले हुए चीज की गंध थी, जैसे इंसानी मांस। मैंने तुरंत वहां से ऊपर लौटने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही पीछे मुड़ा तो मेरी आंखें वहीं जम गईं, क्योंकि उसी सीढ़ी पर जिस पर मैंने अभी अभी कदम रखा था वहां अब कोई खड़ा था। वो कोई आदमी नहीं था। उसकी लंबाई सामान्य से ज्यादा थी, शरीर का रंग राख जैसा सफेद और चेहरा दिख नहीं रहा था क्योंकि उसके बाल चेहरे के आगे लटके हुए थे, लेकिन उसकी सांसों की आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। वो एकदम चुपचाप खड़ा था, जैसे सिर्फ देख रहा हो, और जैसे ही मैंने एक कदम पीछे हटाया उसने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई। अब उसका आधा चेहरा दिखा। एक आंख की जगह एक बड़ा सा गड्ढा था और दूसरा भाग पूरा जला हुआ था। उसके होंठों से खून की एक पतली धार बह रही थी जो उसकी गर्दन के नीचे तक जा रही थी। मेरे मुंह से शब्द निकलने बंद हो चुके थे। हाथ में पकड़ी टॉर्च कांपने लगी थी। उस वक्त मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि मैं वहां से भागूं कैसे। मैं जैसे तैसे सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश करता हूं, लेकिन उस जीव की सांसें अब तेज हो गई थीं, जैसे वो गुस्से में हो और मुझे ऊपर जाते देखकर उसका धैर्य टूट रहा हो। तभी मेरी जेब में रखा हुआ वो पत्ता अपनी जगह से निकलकर मेरे पैरों के पास गिर जाता है, और जैसे ही वो जमीन पर गिरता है वैसे ही उस परछाई जैसी आकृति की सांसें धीमी पड़ने लगती हैं। वो पीछे हटती हैं और एक पल में जैसे अंधेरे में समा जाती हैं। अब मैंने बिना पीछे देखे उस सीढ़ी पर दौड़ना शुरू किया और एक ही सांस में ऊपर आकर वहीं पत्थर को वापस खिसकाकर उस रास्ते को बंद कर दिया। फिर मैं नीचे बैठकर खुद को संभालने की कोशिश करता रहा, लेकिन अब मुझे साफ लग रहा था कि ये जो भी हैं, ये सिर्फ कोई आत्मा या भटकती रूह नहीं है। ये कोई प्राचीन शक्ति है जिसका नाम विकासुर है और जो अब अपनी कैद से बाहर निकलना चाहती है। और शायद उस रास्ते को खोलने वाला इंसान अब मैं उसका पहला माध्यम बनने जा रहा हूं। अब उस रात जब मैं कमरे में था तो लगा ही नहीं कि जैसे मैं वहां हूं, बल्कि मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मेरा शरीर वहां हो, पर मन अब भी उस कुएं के अंदर अटका हुआ था। आंखें बंद करने पर सामने वही चेहरा आता था और नाम भी अब धीरे धीरे गूंज नहीं रहा था, बल्कि सीधा दिमाग में बैठ चुका था, विकासुर। अब मुझे ये नाम किसी भूत की तरह नहीं, बल्कि किसी सच्चे जिंदा इंसान की तरह महसूस होने लगा था। ऐसा लग रहा था कि वो मेरे साथ कमरे में ही बैठा है और सांस ले रहा है, और मैं जितना उसे अनदेखा करने की कोशिश करता था उतना ही वो अपनी मौजूदगी और बढ़ा देता था। सुबह उठते ही मेरा पहला ख्याल ये नहीं था कि मुझे क्या खाना है या क्या शूट करना है, बल्कि सिर्फ ये था कि विकासुर कौन है और ये नाम आखिर मेरे दिमाग में आ कहां से रहा है। अब मैं ये सब कैमरे में कैद करने की सोच भी नहीं पा रहा था, क्योंकि जो कुछ हो रहा था वो रिकॉर्डिंग से ज्यादा महसूस करने वाला था। और उसी महसूस की हालत में मैं गांव से बाहर उस पुराने मंदिर की तरफ निकल पड़ा जहां एक बाबा बैठते थे, जिनके बारे में मैंने सुना था कि वो बहुत पुराना सब जानते हैं। जब मैं पहुंचा तो वो लकड़ी की चौकी पर बैठे थे और हाथ में तुलसी की माला थी। मैंने उनके सामने बैठते ही पूछा कि आपने कभी विकासुर नाम सुना है क्या? पहले तो वो चुप रहे, फिर धीरे से बोले कि अगर तूने ये नाम सुन लिया है तो अब तू कुछ और नहीं सुन पाएगा, क्योंकि अब तेरा मन उसी में अटका रहेगा। मैं थोड़ा सहम गया, लेकिन फिर भी पूछा कि ये नाम है क्या? तो उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए कहा कि बहुत साल पहले इस गांव में एक बच्चा था जो बोल नहीं सकता था, सुन नहीं सकता था, बस देखता था। और एक समय ऐसा आया जब गांव में सूखा पड़ गया, फसलें सूख गईं, कुएं खाली हो गए और लोग पागल हो गए पानी के लिए। तब किसी तांत्रिक को बुलाया गया। उसने कहा कि अग्नि को शांत करो, अग्नि को बलि चाहिए। और जब पूछा गया कि बलि किसकी,
तो उसने कहा कि किसी ऐसे की जो बोल नहीं सकता, जो बदले की मांग नहीं कर सकता। और फिर उस बच्चे को अग्नि को दे दिया गया, उसे जिंदा जलाया गया और उसी जलती हुई जगह को पत्थरों से बंद करके ऊपर बावड़ी बना दी गई। सब सोचते रहे कि अब वो बच्चा मिट्टी में मिल गया, लेकिन वो मिटा नहीं, वो उसी आग में जिंदा रहा। और सालों बाद जब नीचे की दीवारों में से धुआं उठने लगा तो गांव वाले डरने लगे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अग्नि से जो जन्मा था वो अब नाम ले चुका था, विकासुर। और अब जो भी नीचे उतरता है उसे वो पहचान लेता है, उसके अंदर आ जाता है और फिर उस इंसान की जिंदगी खत्म नहीं होती, बस उसकी आत्मा अलग हो जाती है। इतना कहने के बाद वो बाबा चुप हो गए और बस मेरी तरफ देखते रहे। फिर बोले कि तुझे अब खुद ही तय करना है कि तुझे क्या करना है, लेकिन याद रख, जो एक बार उसका नाम ले लेता है वो दोबारा खुद का नहीं रहता। मैं वहां से उठकर सीधा होम स्टे आया। रास्ते में एक बार भी पीछे नहीं देखा, लेकिन अजीब बात यह थी कि उस वक्त मुझे डर नहीं लग रहा था। उल्टा ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी बुलावे में जा रहा हूं, जैसे किसी ने मेरे अंदर कुछ बो दिया हो और अब वो अंकुर फूटने वाला हो। जब कमरे में पहुंचा तो सीधा जाकर उस कैमरे को उठाया जो बावड़ी के अंदर रिकॉर्डिंग करते वक्त चल रहा था, और जब उस फुटेज को प्ले किया तो हर आवाज, हर धड़कन, हर सांस एकदम साफ सुनाई दे रही थी। और उसी में एक पल ऐसा आया जहां सीढ़ियों की आवाज के बीच मुझे अपने नाम की पुकार सुनाई दी, एकदम धीमी और थकी हुई सी आवाज, आरव। मैंने उस फुटेज को पॉज करके रिवाइंड किया, फिर से चलाया और वो आवाज फिर आई, आरव। अब मेरे हाथ कांपने लगे थे, क्योंकि जब मैं वहां नीचे गया था तब मेरे पीछे कोई नहीं था। फिर ये आवाज किसकी थी? अब मैं समझ चुका था कि वो मुझे देख रहा है, पहचान रहा है और धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा है। अब ये सवाल नहीं रहा कि मैं विकासुर के पास गया था, अब बात यह थी कि विकासुर मेरे पास आ चुका है और शायद अब मैं ही वो रास्ता हूं जिससे वो ऊपर आएगा। लेकिन उस रात जब मेरी आंख खुली तो मुझे ये भी याद नहीं था कि मैं कब सोया था। सिर्फ इतना याद है कि मैं बहुत देर तक करवटें बदलता रहा और अचानक एक वक्त ऐसा आया जब सब कुछ थम सा गया। हवा चलनी बंद हो गई थी, घड़ी की टिक टिक भी सुनाई नहीं दे रही थी और अंदर एक अजीब सी बेचैनी उठने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे उठाकर कहीं ले जाना चाहता हो, लेकिन शरीर वहीं पड़ा हुआ था, जैसे बस मन खींचा चला जा रहा हो। अब डर जैसा कुछ महसूस नहीं हो रहा था, बल्कि जो हो रहा था वो इससे भी ज्यादा अजीब था। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि मैं अपने होश में हूं या नहीं, लेकिन जो सबसे साफ बात थी वो ये कि मैं अब भी उसके असर में था और शायद अब धीरे धीरे मैं उसका हिस्सा बनता जा रहा था। तभी मेरे अंदर से एक ख्याल निकला कि मुझे वहां वापस जाना चाहिए, उस बावड़ी के पास। और ये ख्याल इतना जोर से आया कि मैंने उठकर चप्पल भी नहीं पहनी और सीधा बाहर निकल गया। सड़क सुनसान थी, आसमान में बादल थे लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। चारों तरफ अजीब सी गर्मी थी, ऐसी गर्मी जो रात में नहीं होनी चाहिए। मेरे कदम तेज नहीं थे लेकिन रुक भी नहीं रहे थे, जैसे कोई रास्ता खुद ब खुद मुझे खींच रहा था। जब मैं बावड़ी के पास पहुंचा तो देखा कि ऊपर का पत्थर थोड़ा सा खिसका हुआ है। अब मैं जानता था कि पिछली बार जाते वक्त मैंने उसे ठीक से ढका था, लेकिन अब वो थोड़ा खुला था, इतना कि किसी ने जानबूझकर किसी को आने के लिए रास्ता छोड़ा हो। अब नीचे उतरते हुए मुझे सीढ़ियां अलग सी लग रही थीं। उन पर पांव रखते ही अंदर कुछ महसूस हो रहा था, जैसे किसी पुराने जख्म को छू लिया गया हो। नीचे पहुंचकर मैं सीधा उस कुएं के पास पहुंचा और पहली बार ऐसा लगा कि वहां कोई है। मतलब सामने तो कोई नहीं था, लेकिन उसके होने का एहसास बिल्कुल साफ था। ऐसा लग रहा था कि मैं अकेला नहीं हूं, जैसे कोई और भी मेरी सांसों के साथ सांस ले रहा हो। और तभी मेरे कानों में फिर वही आवाज गूंजी, बिल्कुल धीरे से, आरव, अब तू लौट नहीं पाएगा, अब तू मेरा है। उस आवाज में डर जैसा कुछ नहीं था, लेकिन सुनते ही मेरा शरीर ठंडा पड़ गया और अंदर कुछ ऐसा होने लगा जैसे सांस अटक गई हो। मैंने इधर उधर देखा लेकिन कोई नहीं दिखा। फिर मेरी नजर कुएं की दीवारों पर गई। वहां अब पहले से ज्यादा आकृतियां थीं और उनमें से एक मैं खुद था, बिल्कुल वैसा ही जैसा मैं उसी दिन नीचे उतरते वक्त था। वही कपड़े, वही चेहरा और मेरी आंखें सीधी उसकी आंखों से मिली हुई थीं। अब समझ आ गया था कि वो सिर्फ मुझे नहीं देख रहा था, बल्कि मुझे महसूस कर रहा था, जैसे मैं उसके अंदर समा रहा हूं। अब मैंने समझ लिया था कि जो चीज मैं बाहर ढूंढ रहा था
वो अब मेरे अंदर आ चुकी हैं। और उस वक्त ना तो मेरे पास कोई पत्ता था, ना कोई उपाय, सिर्फ मैं और वो, और एक बंद कुआं जिसमें अब सिर्फ गहराई नहीं थी बल्कि एक रास्ता था, शायद मेरे अंदर जाने का रास्ता। अब मैं वहां ज्यादा देर नहीं रुका, लेकिन वापस निकलते वक्त ऐसा लग रहा था जैसे मैंने वहां कुछ छोड़ा नहीं बल्कि वहां से कुछ साथ लेकर आ गया हूं। और जब सीढ़ियां चढ़कर ऊपर निकला तो मेरा शरीर हल्का नहीं, भारी लग रहा था, जैसे कुछ मेरे साथ चिपक गया है। जब कमरे में लौटकर शीशे में देखा तो लगा चेहरा मेरा ही है, लेकिन आंखें वैसी नहीं हैं जैसी पहले थी, उनमें कुछ और उतर चुका था। और तब मुझे शारदा दादी की बात याद आई कि विकासुर तू नहीं है, लेकिन अब तू उसके रास्ते पर है, और अगर उसने तुझे पूरा छू लिया तो तेरी आत्मा यही रह जाएगी, और बाहर जो कुछ जाएगा वो सिर्फ एक खोल होगा। अब मैं बस एक ही बात सोच रहा हूं, अगर मैं अब बाहर हूं तो अंदर कौन है। अब जब विकासुर की वापसी के बाद मैं दोबारा अपने कमरे में लौटा तो अंदर दाखिल होते ही पहली बार लगा कि ये कमरा अब मेरा नहीं रह गया, जैसे इसमें भी कुछ ऐसा बस चुका है जो मेरी मौजूदगी से ज्यादा ताकतवर है। यानी कि मैं यहां सिर्फ दिख रहा हूं, पर असल में अब मैं यहां रह नहीं रहा। उस दिन के बाद से मेरे साथ एक अजीब सी बात होने लगी। हर चीज जो पहले मुझे अपनी लगती थी अब पराई लगने लगी। घड़ी की सुई धीरे चलने लगी, मोबाइल की स्क्रीन ब्लर हो जाती, और सबसे डरावनी बात यह थी कि जब मैं शीशे में खुद को देखता तो एक पल को ऐसा लगता कि वो चेहरा जो मुझे देख रहा है वो मेरा नहीं है। हालांकि अगले ही पल सब नॉर्मल दिखता, पर मन में जो हलचल उठती थी वो इतनी आसान नहीं थी कि मैं उसे इग्नोर कर सकूं। अब ये देखकर मैं पूरी तरह समझ चुका था कि कुछ ऐसा है जो अभी पूरा नहीं हुआ, कुछ बचा है जो मुझे नहीं दिख रहा, लेकिन वो कहीं है। उसी दौरान गांव में एक नया चेहरा दिखाई देने लगा, एक अजनबी लड़का जो बाहर से आया था। नाम था ईशान। वो किसी फोटोग्राफिक रिसर्च के लिए गांव आया था, और कहते हैं कि वो बावड़ी के आसपास के चित्रों को लेकर कुछ डॉक्यूमेंट बना रहा था। पहले तो मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, परंतु एक दिन जब वो मेरे कमरे के बाहर आकर बैठ गया और बिना किसी भूमिका के बोला कि तुम वहां नीचे गए थे ना, तब मेरा दिल जैसे एक पल को रुक गया। उसके ऐसा कहने पर मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने अपनी डायरी मेरे सामने खोल दी जिसमें बावड़ी के अंदर बने उन चित्रों की हूबहू कॉपी बनी हुई थी। अब ये देखकर मैं हिल गया, क्योंकि मैंने वो चित्र किसी को नहीं दिखाए थे, और सबसे डरावनी बात यह थी कि उस डायरी में जो आखिरी पन्ना था उसमें वही चेहरा बना हुआ था जो मुझे शीशे में दिखता था। अब मैं एकदम चुप था, किंतु ईशान ने धीरे से कहा कि उसे भी पिछले कुछ दिनों से किसी और की सांसों की आहट सुनाई दे रही है, और नींद में एक ही नाम बार बार आता है, विकासुर। दरअसल ईशान का आना महज इत्तेफाक नहीं था। जब मैंने उससे पूछा कि वो इस गांव के बारे में कहां से जानता है, तो उसने बताया कि उसकी नानी इसी गांव की थी, और मरने से पहले उन्होंने सिर्फ एक बात कही थी कि अग्नि का बदला पानी से नहीं लिया जा सकता, और उसी बात को समझने के लिए वो यहां आया था। अब मुझे लगने लगा कि हम दोनों को किसी एक ही मकसद के लिए जोड़ा गया है, और विकासुर अब सिर्फ मेरे जरिए नहीं बल्कि हम दोनों के जरिए कुछ और बड़ा करने वाला है। हालांकि मैंने सोचा था कि वापस शहर लौटकर सब कुछ पीछे छोड़ दूंगा, परंतु अब समझ आ रहा था कि कहानी सिर्फ मेरी नहीं थी, ये उस शापित अतीत की कहानी थी जो अब फिर से दोहराई जा रही थी। यानी कि वो आत्मा जिसने आग में जन्म लिया था, अब वो अकेले बाहर नहीं आना चाहती, वो अब किसी और को साथ लेकर ऊपर आना चाहती है। इसलिए अगला कदम क्या होगा इसका अंदाजा मुझे नहीं था, लेकिन अब इतना तय हो गया था कि जो चेहरा मैंने शीशे में देखा था और जो चित्र ईशान ने बनाए थे वो दोनों किसी इत्तेफाक का हिस्सा नहीं थे, और अब मुझे फिर से उस जगह पर जाना ही पड़ेगा। शायद इस बार आखिरी बार नहीं, बल्कि उस शुरुआत के लिए जहां से सब कुछ खत्म होने वाला है। अब जब ईशान मेरी जिंदगी में आया था तो मुझे शुरू में तो लगा था कि शायद ये किसी इत्तेफाक की तरह होगा, लेकिन जैसे जैसे वो अपनी बातें खोलता गया वैसे वैसे मुझे समझ आता गया कि जो मेरे साथ हो रहा था वो अब सिर्फ मेरा नहीं रहा, बल्कि वो किसी बड़े चक्र का हिस्सा था जिसमें हम दोनों को घसीटा गया था। दरअसल उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था जो मेरी हालत से मिलता जुलता था, यानी कि वो भी अचानक ही अकेलेपन का शिकार होने लगा था। उसे भी कुछ अनदेखी आहटें सुनाई देती थीं, और उसके सपनों में भी कोई गहरी जलन सी महसूस होती थी। हालांकि ईशान खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करता था, परंतु जब उसने ये कहा कि वो हर सुबह उठने पर अपने ही हाथ पर जलने का निशान देखता है, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए।
उसके ऐसा कहने पर मुझे याद आया कि कुछ दिनों पहले मेरी हथेली पर भी ऐसा ही एक निशान उभरा था, जिसे मैंने किसी चोट का निशान मानकर नजरअंदाज कर दिया था। अब यह देखकर साफ हो गया था कि विकासुर ने हम दोनों को अपने अंदर खींच लिया है। इसलिए अब हमारा यहां रुकना या जाना कोई मायने नहीं रखता। अब कहानी हमारे इर्द गिर्द नहीं घूम रही थी, बल्कि हम खुद उसकी धुरी बन चुके थे। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई, क्योंकि जब हमने मिलकर उस बावड़ी की पुरानी लकड़ी की दीवारों को ध्यान से देखना शुरू किया, तो उसमें हमें एक और रास्ते का सुराग मिला। एक दरार जो पत्थरों के पीछे दबा हुआ था और जो हर बार अंधेरे में खुद को छिपा लेता था। किंतु उस दिन सुबह की धूप सीधी उस दीवार पर पड़ी और पहली बार हमें वो आकृति दिखाई दी जो शायद अब तक किसी ने नहीं देखी थी। एक हाथ जो किसी को खींचता हुआ दिखाया गया था और उसके सामने एक मुखौटा जो आधा जला हुआ था। यानी कि ये सिर्फ आत्मा की कहानी नहीं थी, बल्कि उसके पीछे किसी और की पहचान छिपी थी। उसके द्वारा ऐसा करने पर मैंने ईशान से कहा कि अब वक्त आ गया है उस दरार के पीछे जाने का, क्योंकि अगर ये दरार हमसे खुलवाना चाह रही है तो हो सकता है कि विकासुर अब और इंतजार नहीं करना चाहता। हालांकि मन में डर था कि कहीं हम कुछ ऐसा ना छेड़ दें जो बिल्कुल नहीं छेड़ना चाहिए था। लेकिन फिर भी हमने तय किया कि इस बार हम सिर्फ देखने नहीं बल्कि समझने जाएंगे। उसी रात हम दोनों ने खुद को तैयार किया और अगले दिन तड़के, जब गांव अब भी नींद में था, हम सीधा बावड़ी के पास पहुंचे। इस बार न कैमरा था न मोबाइल, सिर्फ एक माचिस, एक पत्ती जिसे मैं अब तक जेब में संभाल के रखे हुए था, और एक पुरानी लोहे की छेनी जो ईशान अपने साथ लाया था। पत्थर को हटाते वक्त एक अजीब सी गंध उठी, ऐसी गंध जैसे पुराने हवन के बाद बची राख और पसीने की मिलीजुली बू हो। लेकिन उस गंध में एक खिंचाव भी था, जैसे वो तुम्हें अंदर खींचना चाहती हो। अब जब पत्थर की मांद खुली तो सामने जो रास्ता था वो बिल्कुल अलग था। वो बावड़ी के नीचे नहीं बल्कि उसके पीछे की दीवार को काटता हुआ आगे निकल रहा था। संकरा, अंधेरा और ठंडा। उसके अंदर घुसते ही हवा की दिशा बदल गई। अब ऐसा लग रहा था कि हम ऊपर से नीचे नहीं जा रहे, बल्कि नीचे से और भी नीचे किसी और जगह में उतर रहे हैं। परंतु रास्ता इतना लंबा था कि चलते चलते सांस फूलने लगी। और तभी एक मोड़ आया जहां एक छोटा सा कमरा था, गोल, बिना किसी खिड़की के, और वहां जमीन पर कुछ जलता हुआ मिला, जैसे किसी ने अभी अभी कोई हवन किया हो। वहां चारों तरफ राख फैली थी और बीच में एक छोटा सा घड़ा रखा था जिसमें खून जैसा कुछ जम चुका था। यानी कि कोई यहां हमसे पहले भी आ चुका था, और शायद ये रास्ता उसी ने खोला था जिससे विकासुर बाहर निकल सके। लेकिन अब सवाल यह था कि वो कौन था और वो अब कहां है। उसके ऐसा करने पर ईशान ने अचानक दीवार की एक साइड पर ध्यान दिया जहां कुछ पुरानी कीलें जड़ी हुई थीं, और जैसे ही उसने उनमें से एक को छुआ तो वहां से एक पतली सी आवाज गूंजी, बिल्कुल वैसी जैसी किसी की धीमी रोती हुई सिसकी होती है। अब ये देखकर मैं समझ गया कि यह कोई साधारण माद नहीं बल्कि एक जिंदा रास्ता है जो हर उस इंसान की सांसें अपने अंदर खींचता है जो इसमें दाखिल होता है। इसलिए अब बाहर लौटने का कोई मतलब नहीं रह गया था, क्योंकि हम अब उस जगह के करीब पहुंच चुके थे जहां विकासुर नहीं बल्कि विकासुर को जन्म देने वाला सच छिपा हुआ था। अब जब हम उस माद के उस पार पहुंचे तो सामने जो रास्ता था वो किसी सुरंग की तरह नहीं बल्कि किसी अधूरी समाधि जैसा लग रहा था। यानी कि जहां किसी ने कुछ बंद करने की कोशिश की थी, लेकिन वो चीज पूरी तरह बंद नहीं हुई थी। दीवारें कच्ची थीं, पर उनके ऊपर राख की परतें जमी थीं और हर कदम पर जमीन जैसे सांस ले रही थी। उसके ऐसा करने पर ईशान ने मुझे रोककर कहा कि अगर तू चाहे तो वापस जा सकता है, लेकिन मैं अब नहीं रुकूंगा। यह सुनकर मैं एक पल के लिए ठिठका जरूर, लेकिन डर अब भी उतना नहीं था जितना होना चाहिए था। दरअसल अब मन के भीतर एक ऐसी हलचल थी जो इस डर से बड़ी हो चुकी थी। मुझे लग रहा था जैसे मैं किसी जवाब के बेहद करीब आ चुका हूं, और अगर अभी लौट गया तो सारी उम्र यह सवाल मुझे जला देगा। इसीलिए मैंने बिना कुछ कहे बस सिर हिलाया और उसके पीछे पीछे बढ़ गया। रास्ता ज्यादा लंबा नहीं था, लेकिन सांसें थमने लगी थी, क्योंकि नीचे की हवा में अब राख नहीं, लहू की बू मिलने लगी थी। परंतु तब भी हम रुके नहीं, और फिर थोड़ी ही दूर चलकर एक ऐसा मोड़ आया जहां सामने एक बड़ा सा घेरा बना हुआ था, पत्थरों से ढंका हुआ, और उसके बीचों बीच एक लाल रंग का पत्थर रखा था। ऐसा पत्थर जो बाकी सब पत्थरों से बिल्कुल अलग था।
उसकी सतह चमकदार नहीं थी बल्कि रूखी थी, लेकिन उसकी गर्मी दूर से ही महसूस हो रही थी। अब यह देखकर ईशान ने धीमी आवाज में कहा कि यही है अग्निकुंड का द्वार, यानी कि वो जगह जहां से विकासुर बाहर निकलता है, और शायद वही जगह जहां उसे बांधा गया था। मैंने धीरे से पत्थर के पास जाकर हाथ रखा तो वो जलता नहीं था, लेकिन उसकी धड़कन महसूस हो रही थी, जैसे उसमें कोई जिंदा चीज बंद हो। और तभी दीवारों पर बनी आकृतियां खुद ब खुद चमकने लगी, हल्के नारंगी रंग से, और उन पर उभरते गए शब्द जो किसी भाषा में नहीं थे, लेकिन उनको देखकर मन में डर भरने लगा। उसके द्वारा ऐसा करने पर ईशान ने अपने बैग से वो पन्ना निकाला जो उसकी नानी ने उसे दिया था। उसमें लिखा था कि जब अग्निकुंड जागे तो चारों दिशाओं की राख इकट्ठी करो और आग के चारों ओर उसे घुमा दो। किंतु उस समय वहां सिर्फ 2 ही तरफ राख थी, बाकी 2 तरफ सिर्फ पत्थर और खून की बूंदें थीं। अब यह देखकर समझ आ गया कि कोई हमसे पहले भी वहां आया था, लेकिन पूरा नहीं कर पाया। शायद उसी की वजह से विकासुर अधूरा बाहर आया, और अब जब हम यहां थे तो वो चाहता था कि यह प्रक्रिया पूरी हो। हालांकि उस वक्त वापस जाने का रास्ता बंद नहीं हुआ था, लेकिन मेरे अंदर से कोई आवाज कह रही थी कि अगर इस बार भी इसे अधूरा छोड़ दिया गया तो विकासुर हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा, और तब वो सिर्फ इस बावड़ी में नहीं बल्कि हमारे जैसे लोगों के जहन में पलने लगेगा। इसलिए मैंने वहीं बैठकर ईशान से कहा कि हमें अब यह काम पूरा करना ही होगा। परंतु उसके चेहरे पर अब घबराहट थी, क्योंकि जब उसने उस द्वार के पास जाकर एक राख की मुट्ठी उठाई तो उसके हाथ से खून बहने लगा, बिना किसी चोट के, और उसकी आंखें पलटने लगी। तब मैंने देखा कि अग्निकुंड के पत्थर पर एक नया चेहरा उभर रहा था, ईशान का चेहरा। अब यह देखकर मैं समझ गया कि विकासुर अब खुद को किसी और के रूप में बाहर लाने की कोशिश कर रहा है, और ईशान उस रूप का पहला चेहरा बनने वाला है। उसके ऐसा होने पर मैंने जेब से वो पत्ता निकाला जो तब से मेरे पास था, और उसे उस लाल पत्थर पर रख दिया। वो पत्ता जैसे ही पत्थर से टकराया, एक बहुत तेज सी चीख गूंजी और दीवारें कांपने लगी। लेकिन ईशान की आंखें अब खुल चुकी थीं और वो धीरे धीरे वापस आया। इस बार हमने बिना वक्त गवाए उस घेराव के चारों ओर राख को उसी क्रम में घुमाया जैसा बताया गया था, और आखिरी मुट्ठी जैसे ही पूरी हुई, पत्थर के नीचे से धुआं निकलने लगा। अब जब वो धुआं फैलने लगा तो हमें वहां से हटना पड़ा, और फिर कुछ ही पलों में उस पत्थर की जगह बस एक गड्ढा रह गया, गहरा, काला और बिल्कुल शांत, जैसे आग बुझ चुकी हो। परंतु मेरे मन में अब भी हलचल थी, क्योंकि कहानी अब भी अधूरी थी। विकासुर का शरीर तो शायद अंदर रह गया, लेकिन उसकी छाया अब हमारे साथ थी, और वो कब बाहर आएगी ये तय करना अब हमारे हाथ में नहीं था। अब जब अग्निकुंड का पत्थर टूट चुका था और उसके नीचे वो गड्ढा बन चुका था, तो बाहर से देखने पर लग रहा था कि सब कुछ शांत हो गया है, लेकिन अंदर जो हलचल उठ रही थी वो उस शांति से बिल्कुल उलट थी। दरअसल ईशान और मैं वहां से बाहर तो आ गए थे, लेकिन हम में से कोई भी वैसा नहीं रहा था जैसा पहले था। यानी कि जो विकासुर उस गड्ढे में पीछे छूट गया था, उसने कुछ न कुछ हमारे अंदर छोड़ दिया था। ये बात हमें उसी दिन समझ आने लगी थी जब हम वापसी में बावड़ी से बाहर निकले और देखा कि गांव की हवाओं में अब वो पुरानी सी गंध दोबारा भरने लगी है। हालांकि ऊपर से सब कुछ सामान्य लग रहा था। बच्चे खेल रहे थे, औरतें कुएं से पानी भर रही थीं। लेकिन जब मैंने एक औरत के पास से गुजरते हुए उसकी आंखों में झांक कर देखा तो वहां कुछ और ही था। वो पुतलियां जैसे पूरी काली हो चुकी थी और पल भर में फिर वैसी ही हो गई जैसी आमतौर पर होती हैं। लेकिन उस एक झलक ने मेरे मन में एक बात साफ कर दी थी। विकासुर अब सिर्फ एक नहीं रहा, अब वो फैल चुका है, और वो किस किस के अंदर हैं ये कोई नहीं जानता। अब ये देखकर मैं थोड़ी देर तो चुप रहा, किंतु जब रात को हम दोनों कमरे में बैठे थे तब ईशान ने भी अपनी तरफ से एक बात कही जो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी मैंने महसूस की थी। उसके ऐसा कहने पर मुझे यकीन हो गया कि हम दोनों अब अकेले नहीं हैं। हमारे साथ कोई और भी चल रहा है जो हमारी आंखों से देख रहा है और हमारे जहन में धीरे धीरे अपने निशान छोड़ता जा रहा है। उस रात हम सो नहीं पाए और सुबह जब उठे तो पहली बार दोनों ने एक दूसरे को बिना कुछ कहे देखा। चेहरों पर बेचैनी थी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं पूछा, शायद क्योंकि हम दोनों ही उस जवाब को सुनने के लिए तैयार नहीं थे। परंतु दोपहर के वक्त जब हम खाने के लिए नीचे बैठे तो गांव की एक लड़की हमारे पास आई। उसकी उम्र ज्यादा नहीं रही होगी, शायद 10 या 11 साल। उसने ईशान की तरफ देखकर कहा कि दादा,
आपने मुझे नींद में बुलाया था? यह सुनकर ईशान का चेहरा उतर गया और मेरी रीढ़ की हड्डी में एक झटका सा दौड़ गया। अब यह देखकर मैं समझ गया कि विकासुर ने अपना काम शुरू कर दिया है, यानी कि वो अब हमारे जरिए बोलने लगा है। अब उसके शब्द हमारे सपनों में लोगों तक जा रहे हैं और अब बात सिर्फ हमारे जहन में बंद नहीं रही, अब ये बाहर निकल चुकी है। उस लड़की से ज्यादा तो हमें खुद नहीं पता था कि किस वक्त हमारे जरिए कौन बोल रहा है। हालांकि ईशान ने मुस्कुराकर उस बच्ची को भेज दिया, पर उसकी आंखों में जो डर था वो मुझे दोबारा बावड़ी के अंदर ले गया। मुझे बार बार उस लाल पत्थर की गर्मी याद आ रही थी और जिस तरह ईशान का चेहरा वहां उभरा था। अब मुझे ये डर सता रहा था कि विकासुर शायद अब अपने लिए एक और शरीर ढूंढ रहा है। शायद वो अब दोबारा किसी आग में नहीं जलना चाहता, बल्कि किसी जिंदा इंसान की खाल ओढ़कर बाहर आना चाहता है। और अगर ऐसा है तो उसकी नजर अब या तो मुझ पर है या फिर ईशान पर। लेकिन यह तय था कि कोई ना कोई इसके लिए चुना जा चुका है। इसलिए मैंने उसी शाम तय किया कि मुझे एक बार फिर वापस जाना होगा, लेकिन इस बार अकेले नहीं। मुझे शारदा दादी से मिलना होगा, क्योंकि जब मैं गांव में पहली बार आया था तो वही एकमात्र इंसान थी जिसने ये कहा था कि विकासुर को बोलने मत देना, पर अब तो वो हमारे जरिए खुद बोल रहा है। उस रात मैंने जब उनके घर के बाहर जाकर दरवाजा खटखटाया तो कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन दरवाजा अंदर से खुला था और जब अंदर गया तो जो देखा वो मेरे लिए किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं था। शारदा दादी जमीन पर उलटी पड़ी थी। उनकी आंखें खुली हुई थीं, लेकिन उनकी पुतलियां गायब थीं, जैसे किसी ने उनकी आंखों से देखना चुरा लिया हो। उनके मुंह से राख और लाल मिट्टी निकली हुई थी और दीवार पर लिखा था, अब दूसरा जन्म पूरा हो चुका है। ये देखकर मेरा दम घुटने लगा और मुझे लगा जैसे कमरे की हवा ने मुझसे सांस छीन ली हो। किंतु डरने का वक्त नहीं था, क्योंकि अब विकासुर ने साफ कर दिया था कि उसने किसी एक को चुन लिया है और अब वो सिर्फ छाया नहीं रहेगा, अब वो शरीर ले चुका है। अब उसकी वापसी पूरी हो चुकी है। अब जब मैंने शारदा दादी को उस हालत में देखा तो पहली बार अंदर से कुछ टूटता हुआ महसूस हुआ। दरअसल अब तक जो डर सिर्फ मन में पल रहा था वो इस पल हकीकत में बदल चुका था। यानी कि अब ये सिर्फ किसी अंधे पुराने रहस्य की बात नहीं रही, बल्कि अब मौत हमारे सामने खड़ी थी। और यह भी साफ हो गया था कि विकासुर ने जिस शरीर की तलाश शुरू की थी उसका पहला बलिदान पूरा हो चुका है। अब ये देखकर मैं वहां ज्यादा देर नहीं रुका, परंतु जाते जाते मैंने दीवार पर बनी उस राख की लकीर को जरूर देखा जो शारदा दादी के पैरों से खिंचती हुई उस किवाड़ के पीछे जाती थी जहां कभी उनके बाबा पूजा किया करते थे। हालांकि वो दरवाजा जंग लगा था, पर जब मैंने उसे धक्का दिया तो वो खुद ब खुद खुल गया और उसके अंदर जो दिखा उसने मेरी सांसें थाम दी। लकड़ी के एक चौकोर चबूतरे पर एक लाल कपड़े में लिपटा हुआ वही पत्ता रखा था जो कभी मैंने नीचे से लाया था, और उसके नीचे कुछ सूखे फूल, खून से रंगा हुआ धागा और एक छोटा सा तांबे का कलश रखा था। अब ये देखकर मुझे समझ आया कि शारदा दादी उस चीज को बचाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि शायद वो जान चुकी थी कि विकासुर की आत्मा अब किसी और माध्यम से वापस आने वाली है और उन्होंने पहले से ही उसकी तैयारी कर ली थी, किंतु वो उसे रोक नहीं पाई। अब जब मैं बाहर आया तो देखा कि ईशान मेरा इंतजार कर रहा था। उसकी आंखें सुर्ख थीं और उसका चेहरा पहले से ज्यादा पीला लग रहा था। उसके ऐसा कहने पर कि मुझे अपने सपने याद नहीं रहते, मेरी रूह कांप गई, क्योंकि विकासुर के प्रभाव में आने वाले लोग सबसे पहले अपना सपना खोते हैं और फिर धीरे धीरे अपनी यादें। अब यह साफ था कि विकासुर ने अपना ठिकाना चुन लिया था, यानी कि ईशान अब उसका अगला शरीर बनने वाला था। परंतु मैं अब अकेला नहीं रहना चाहता था, इसीलिए मैंने सब कुछ उसी के सामने रख दिया। उस रात हम दोनों बावड़ी के पास नहीं गए, बल्कि शारदा दादी के घर में ही बैठे रहे और मैंने वो सारी चीजें ईशान के सामने रखी जो मैंने उस कमरे में देखी थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। अब ये देखकर मुझे शक होने लगा कि क्या ये वही ईशान है जो पहले था, या फिर उसके अंदर कुछ और आ चुका है। तभी उसने अचानक मेरी तरफ देखा और एकदम सधे हुए स्वर में बोला कि विकासुर कभी मरा ही नहीं था, वो तो सिर्फ बांधा गया था और अब उसे बांधने वाला कोई नहीं बचा। ये सुनकर मेरी रगों में जैसे बर्फ दौड़ गई, क्योंकि ईशान को यह सब नहीं पता था, या शायद अब जो बोल रहा था वो ईशान था ही नहीं। अब जब मैं उसे घूर कर देख रहा था तो उसकी पुतलियां फैलती जा रही थीं, जैसे उनमें किसी और की छाया उतर आई हो। मैंने उसी वक्त जेब से वो तांबे वाला कलश निकाला और उसके आगे रख दिया, पर उसकी आंखों पर कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि उसने कलश को हाथ में उठाया
और सीधा जमीन पर दे मारा। कलश टूट गया और उसमें से जो धुआं निकला वो आंखों में जलन देने वाला था। हालांकि उस धुएं के छूटते ही ईशान पीछे हट गया, जैसे उसे कुछ चोट पहुंची हो। लेकिन अब मुझे समझ आ गया था कि विकासुर पूरी तरह लौट चुका है और उसने ईशान के शरीर को भीतर से खोखला कर दिया है। अब ये लड़ाई आत्मा की नहीं रही, ये लड़ाई शरीर की बन चुकी थी। और अगर हमने इस शरीर को उसके कब्जे में जाने दिया तो विकासुर दोबारा उसी आग के साथ लौटेगा जिसे कभी गांव वालों ने अपने हाथों से जलाया था। इसलिए अब वक्त आ चुका था कि हम विकासुर को वहीं लौटाएं जहां से वो आया था। लेकिन इस बार सिर्फ आत्मा को नहीं बल्कि शरीर को भी उसी अग्निकुंड में भेजना पड़ेगा। और शायद अब इसका एक ही रास्ता बचा था, विकासुर को उसी रात उसी मात में ले जाकर उसका अंत करना। अब जब विकासुर का वजूद सिर्फ आवाज या छाया बनकर नहीं बल्कि एक इंसानी शरीर में उतर चुका था, तब पहली बार मन में ये बात आई कि शायद अब हमारे पास समय बहुत कम रह गया है। यानी कि अब वो हमें देख नहीं रहा बल्कि हमारे जरिए दूसरों को देखने लगा है। और ये एहसास जितना भीतर तक उतरता जा रहा था, शरीर उतना ही थकता जा रहा था। दरअसल उस रात के बाद से ईशान की हालत हर घंटे के साथ बदलती जा रही थी। पहले तो वो देर तक चुप रहने लगा, फिर धीरे धीरे उसने खाना छोड़ दिया। फिर एक वक्त ऐसा आया जब वो सीधे मेरी आंखों में देखकर खुद को हम कहने लगा। अब ये देखकर मैं समझ गया कि विकासुर सिर्फ उस पर हावी नहीं हो रहा बल्कि उसके अंदर अलग अलग रूपों में खुद को बसा रहा है। हालांकि मैं लगातार कोशिश करता रहा कि मैं उसके साथ रहूं, उससे बात करूं, उसे दोबारा इस सब से बाहर निकाल सकूं, परंतु विकासुर ने उसके जहन में कुछ ऐसा भर दिया था जो किसी इंसान के बस की बात नहीं थी। अब ये सोचकर कि शायद इस बार भी पिछली किसी पीढ़ी की तरह कोई चूक ना हो जाए, मैंने एक बार फिर बावड़ी की माद में जाने का फैसला किया। पर इस बार मैं अकेला नहीं जाना चाहता था, इसलिए मैं गांव की पुरानी कचहरी में गया, जहां अब भी कुछ ऐसे लोग थे जो शारदा दादी के जैसे बीते वक्त के गवाह थे। उनमें से एक बूढ़ा आदमी हरनाम चाचा, जो कभी गांव का वैद्य हुआ करता था, उसने मुझसे बस एक सवाल पूछा कि क्या विकासुर ने अपने नाम से पुकारा है। उसके ऐसा कहने पर मेरे अंदर सिहरन दौड़ गई, क्योंकि सच ये था कि 2 दिन पहले जब मैं नींद में था तो मुझे किसी ने नाम लेकर जगाया था। और उसकी आवाज में सिर्फ आग की आवाज नहीं थी बल्कि वो मेरे बचपन की आवाज लग रही थी, जैसे कोई बहुत अपना हो। अब ये देखकर हरनाम चाचा ने कहा कि अगर विकासुर ने तुझे नाम से बुला लिया है तो अब सिर्फ एक रास्ता बचा है, अग्निपथ का शुद्धिकरण, यानी कि उसी बावड़ी के नीचे जाकर अग्निकुंड की मिट्टी को फिर से जलाना और उसमें उस शरीर को दफन करना जो अब उसका नया रूप बन चुका है। परंतु ऐसा करना आसान नहीं होगा, क्योंकि अब जो विकासुर हैं वो कोई हवा में तैरती आत्मा नहीं बल्कि एक जिंदा इंसान की तरह सोचता, बोलता और चाल चलता है। अब जब हम दोनों वापस लौटे तो देखा कि ईशान कमरे में नहीं था। दरवाजा खुला था और अंदर दीवार पर सिर्फ एक लाल रंग से बनी आकृति बनी थी, जिसमें 2 आंखें और उनके ऊपर एक सीधा कट, जैसे किसी के माथे पर आग उभर रही हो। अब यह देखकर समझना मुश्किल नहीं था कि ईशान अब विकासुर नहीं रहा बल्कि विकासुर अब ईशान बन चुका है। यानी कि शरीर वही था लेकिन आत्मा किसी और की थी। और अगर उसे अब रोका नहीं गया तो अगली आग उस शरीर से निकलेगी जो बिल्कुल मासूम दिखता है लेकिन अंदर से बिल्कुल सड़ चुका है। हालांकि मैं डर रहा था कि अगर हम अग्निकुंड तक पहुंचे भी तो क्या हम उसे फिर से बांध पाएंगे, क्योंकि अब वो अपने जैसा नहीं बल्कि हमारे जैसा बन चुका है। पर फिर भी मैं और हरनाम चाचा दोनों बावड़ी की ओर चल पड़े। रास्ते में चाचा ने एक पुराना थैला निकाला जिसमें कुछ राख, एक शीशी में बंद नीला तरल और एक लकड़ी की छड़ी थी जो देखने में बहुत ही साधारण लगती थी, पर उस पर कुछ ऐसे निशान बने थे जो मैं पहले कभी नहीं देखे थे। उसके द्वारा ऐसा करने पर मैंने पूछा कि ये सब क्या है, तो चाचा ने कहा कि ये वही राख है जो तब बची थी जब विकासुर को पहली बार जलाया गया था, और ये तरल उस स्त्री के आंसुओं से तैयार किया गया था जिसने विकासुर को शाप दिया था। अब ये देखकर मेरी सांसें अटकने लगी, क्योंकि कहानी अब सिर्फ एक आग की नहीं थी बल्कि उसमें दर्द और बदले की भी परतें थीं। और हम बस आग नहीं बुझाने जा रहे थे बल्कि उस आत्मा को दोबारा उसके वजूद से निकाल फेंकने जा रहे थे। इसलिए इस बार अगर हम हार गए तो सिर्फ जान नहीं जाएगी बल्कि विकासुर अब किसी और का नाम लेकर भी लौटेगा और तब उसे पहचानना असंभव हो जाएगा। अब जब हम दोनों
मैं और हरनाम चाचा उस रात दोबारा बावड़ी की ओर बढ़े तो रास्ता एकदम वैसा ही था जैसा पहले था, संकरा, सूखा और ठंडा। परंतु इस बार हवा में कुछ अलग था, यानी कि अब वो खिंचाव महसूस हो रहा था जो किसी जिंदा चीज से आता है। जैसे कोई तुम्हें दूर से घूर रहा हो, लेकिन उस घूरने में आंखें नहीं थीं, सिर्फ जली हुई सांसें थीं। दरअसल जिस अग्निकुंड तक हमें पहुंचना था वही अब धीरे धीरे खुद हमारी तरफ खींचता चला आ रहा था, जैसे उसने भी हमें महसूस कर लिया हो। रास्ते भर हरनाम चाचा चुप थे। उनके हाथ में वही पुराना थैला था जिसमें राख और वो नीला तरल रखा हुआ था। अब ये देखकर मैं भी ज्यादा कुछ पूछ नहीं पाया, क्योंकि भीतर ही भीतर मैं समझ चुका था कि ये यात्रा सिर्फ शुद्धिकरण की नहीं बल्कि एक त्याग की ओर ले जा रही है, और शायद हम दोनों में से कोई एक ही वापस लौटेगा। हालांकि अब डर का वजूद धीरे धीरे मिटता जा रहा था, क्योंकि डर वहां तक साथ चलता है जहां तक इंसान को अपनी जिंदगी प्यारी होती है, लेकिन जहां आत्मा किसी और की रक्षा में झुकने लगे वहां डर अपने आप राख बन जाता है। और अब हम उसी राख की ओर जा रहे थे, यानी कि उस जगह जहां एक शरीर अब सिर्फ लिबास बन चुका है और एक आत्मा उसमें उतरकर चलती है, सोचती है और चुनती है कि किसे जला देना है। बावड़ी के भीतर उतरते वक्त हमने कोई बात नहीं की, पर मैंने महसूस किया कि चाचा की चाल पहले से भारी हो गई थी। उनके कदम ज्यादा ढंसने लगे थे, जैसे उनके अंदर की ऊर्जा उस मात की मिट्टी सोख रही हो। अब ये देखकर मैं भी ज्यादा पीछे नहीं रुका और तेजी से उनके बराबर आ गया। अग्निकुंड तक पहुंचते ही मैंने देखा कि वहां अब पहले जैसी राख नहीं थी, बल्कि वहां चारों तरफ ताजी आग की गंध फैली हुई थी, और बीच में रखा वो लाल पत्थर अब और भी गहरा हो चुका था। उसके चारों ओर कुछ नुकीले पत्थर ऐसे गड़े थे जैसे किसी अनजाने हवन का हिस्सा हों, और वहां दीवार पर ईशान की छाया उभरी हुई थी। अब ये देखकर चाचा ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और धीमी आवाज में कहा कि ये वही पल हैं जहां आत्मा को उसकी सीमा याद दिलाई जाती है, परंतु इस बार विकासुर सिर्फ आत्मा नहीं है, अब वो शरीर लेकर आया है, और वो शरीर अब भी जिंदा है। इसलिए अग्निपथ की राख को सिर्फ छिड़कना काफी नहीं होगा, यानी कि अब हमें वो हवन दोहराना होगा जो विकासुर के समय अधूरा रह गया था। उसके ऐसा कहने पर उन्होंने थैले से वो नीला तरल निकाला और धीरे धीरे उस लाल पत्थर पर डालना शुरू किया, और जैसे ही वो तरल पत्थर की सतह से टकराया वहां से एक तीखी आवाज गूंजी, बिल्कुल वैसी जैसे कोई चीख भीतर से निकली हो। हालांकि वहां कोई नहीं था, पर उसकी गूंज दीवारों में इस तरह फैली जैसे आग किसी नए शरीर की मांग कर रही हो। तभी चाचा ने मुझे वो राख थमाई और कहा कि इसे अब चारों कोनों में फैला दे, लेकिन ध्यान रहे आखिरी कोना तुम्हें नहीं छूना है, क्योंकि वहां वो खुद आएगा, यानी कि विकासुर अब इसी अग्निपथ से निकलेगा और वो देखना चाहेगा कि कौन उसे रोकने आया है। अब जब मैं राख लेकर आगे बढ़ा तो दीवारों पर छायाएं हिलने लगी, और जैसे जैसे मैं राख बिखेरता गया दीवारें गर्म होती गई, मेरे हाथ कांपने लगे और मेरी आंखों के सामने वो सारे दृश्य दौड़ने लगे जो मैंने कभी देखे ही नहीं थे, जैसे किसी और की जिंदगी मेरे अंदर उतर आई हो। परंतु जब मैंने तीसरा कोना पूरा किया और चाचा की तरफ देखा तो वो आंखें बंद करके मंत्र बुदबुदा रहे थे। अब ये देखकर मैंने आखिरी राख का टुकड़ा उनके पास रख दिया और एक कदम पीछे हो गया, और फिर दीवार से एक आवाज आई, धीमी, भारी और जलती हुई, अब मैं शरीर मांगता हूं। और उसके साथ ही पत्थर के नीचे से धुआं उठने लगा। विकासुर का दूसरा जन्म अब उसी आग से होने वाला था जिसे कभी किसी और ने जलाया था, पर इस बार वो अपने लिए शरीर मांग रहा था, और वो शरीर अब या तो चाचा का हो सकता था या मेरा, और शायद उसी वजह से मैं अब तक बचा हुआ था। अब जब पत्थर की सतह से वो आवाज उठी कि अब मैं शरीर मांगता हूं, तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन जैसे खिसकने लगी। हालांकि उस वक्त दीवारें चुप थीं, आग सुलग नहीं रही थी और चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था, लेकिन भीतर कुछ ऐसा हलचल मचा रहा था जो कह रहा था कि अब कुछ बहुत बड़ा और बहुत भारी होने वाला है। दरअसल चाचा तब भी आंखें बंद किए बैठे थे, उनके होंठ चल रहे थे लेकिन आवाज नहीं आ रही थी, और उस नीली शीशी से जो तरल बहा था वो अब धीरे धीरे पत्थर की दरारों में समा रहा था, जैसे आग को फिर से जगाया जा रहा हो। यानी कि जिस चीज को मिट्टी में दबा दिया गया था वो अब उसी मिट्टी को चीरकर वापस आने को तैयार थी। उस समय मैंने उस राख की महक में कुछ अलग महसूस किया। अब वो किसी जली हुई लकड़ी जैसी नहीं,
बल्कि जलती हुई खाल जैसी लग रही थी, जैसे वहां कोई जिंदा जल चुका हो या जलने को तैयार बैठा हो। तभी चाचा ने पहली बार आंखें खोली और मुझे सीधे देखा। उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था, लेकिन उनके माथे से पसीना बह रहा था और उनकी आंखों के नीचे की नसें नीली हो चुकी थी। अब ये देखकर मैं समझ गया कि अब वक्त आ चुका है जब फैसला लिया जाएगा कि इस आग को कौन अपने साथ ले जाएगा। परंतु इससे पहले कि हम कुछ कर पाते, दीवार की उस दरार से एक परछाई उभरी, धीरे धीरे किसी धुएं की तरह फैलती हुई, और फिर वो साया धीरे से एक शक्ल में ढलने लगा, और उस शक्ल में जो चेहरा उभरा वो मेरा था। अब ये देखकर मेरा सीना जैसे पत्थर हो गया, मेरी सांस वहीं अटक गई। यानी कि विकासुर ने अब मेरी शक्ल को अपना बनाया था। वो अब मेरे रूप में इस दुनिया में वापस आना चाहता था। और उस समय उसके ऐसा करने पर चाचा ने जोर से मुझे पुकारा, बोले कि ये तुझे खींचेगा, तेरी यादों से, तेरी बातों से, तेरे डर से, पर तुझे पीछे नहीं हटना है। उनकी आवाज में जो कंपन था, उसने जैसे मुझे अपनी जगह जड़ कर दिया। अब मैं देख रहा था कि वो परछाई धीरे धीरे जमीन से उठ रही है। उसकी आंखों में कुछ नहीं था, लेकिन वो मुझे पूरी तरह जानती थी। उसने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया और मेरी ही आवाज में बोला, तेरा डर ही मेरा रास्ता है। अब जब मैंने ये सुना तो लगा जैसे मेरी सारी हड्डियां एक पल को जम गई हो। लेकिन चाचा ने अपने थैले से राख की आखिरी मुट्ठी उठाई और उसे मेरे सीने पर रख दिया। बोले, अब ये तुझसे होकर निकलेगा, लेकिन तुझे इसे बाहर जाने का रास्ता नहीं देना है। और उनके ऐसा कहते ही वो परछाई सीधी मेरी तरफ बढ़ी। उसने मुझे छुआ नहीं था, पर जैसे मेरे अंदर उतरने की कोशिश कर रही थी, मेरे दिमाग में एक के बाद एक यादें आने लगी। माँ की चिल्लाहट, पापा का झगड़ा, अकेलापन, स्कूल में वो दिन जब मैं रोया था, सब कुछ एक साथ, जैसे वो मेरे ही जख्मों से अपना रास्ता बना रहा था। परंतु उसी वक्त चाचा ने उस नीले तरल की आखिरी बूंद मेरे सिर पर टपका दी और मैंने महसूस किया कि मेरी सांसें तेज हो रही हैं, जैसे मेरे भीतर की आग कोई और लड़ाई लड़ रही हो। यानी कि मेरे शरीर और विकासुर के बीच अब एक असली टकराव शुरू हो चुका था, और जो जीतेगा वही इस देह का मालिक होगा। अब ये देखकर चाचा एकदम शांत हो गए थे। उन्होंने अपनी लकड़ी की छड़ी उठाई और पत्थर पर जोर से मारी, जिससे वहां से फिर से धुआं उठने लगा, और अब वो धुआं उस परछाई की देह को तोड़ने लगा। पहले वो हिली, फिर कांपी, फिर उसका चेहरा बिगड़ने लगा। अब वो मेरी शक्ल नहीं थी, अब वो एक जलता हुआ चेहरा था, जिसके आधे हिस्से पर खाल थी और आधे पर जलता हुआ मांस। उसकी आंखें अब मेरी नहीं थी, बल्कि दो जलती हुई आग की गोलियां थीं जो मुझे निगलना चाहती थीं। अब मैं वहीं खड़ा रहा, मेरी सांसें टूट रही थीं, लेकिन मैंने चाचा की तरफ देखा। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और जैसे कहा हो, ये अब तेरा नहीं रहा। और उस पल मैंने राख की बची हुई मुट्ठी अपने हाथ में ली और सीधा उस परछाई के सीने में घुमा दी। उस राख ने जैसे ही उस शरीर को छुआ, एक तेज जलन की आवाज आई, दीवारें कांपी और वो परछाई जोर से चीखी। एक ऐसी चीख जो किसी एक आत्मा की नहीं, बल्कि सैकड़ों आवाजों की एक साथ चीख थी। और फिर वो जलने लगा, धीरे धीरे, और उसके साथ ही मेरी सांस भी धीमी होने लगी। अब मुझे लग रहा था जैसे मैं भी उसके साथ जल रहा हूं। लेकिन फिर चाचा ने मुझे पकड़कर पीछे खींचा और बोले, अब इसे देह नहीं मिली तो ये वापस जाएगा वही जहां से आया था। और फिर उस जलती हुई देह ने आखिरी बार मेरी आंखों में देखा, जैसे कह रहा हो, फिर मिलूंगा। और फिर वो वहीं पत्थर के नीचे समा गया। राख उड़ गई, पत्थर ठंडा हो गया, और विकासुर की देह अब वो बस छलकर मिट्टी बन चुकी थी। अब जब पत्थर ठंडा हो चुका था और विकासुर की देह वहीं राख बनकर बिखर चुकी थी, तब पहली बार उस मान में एक ऐसी खामोशी छाई जो डरावनी नहीं थी, बल्कि थकी हुई लग रही थी, जैसे कई सालों से चल रही एक सांस अब थम गई हो। दरअसल मैं वहीं जमीन पर बैठा था, पीठ दीवार से टिकी हुई थी और आंखें बस उस जगह को देख रही थीं जहां से अभी थोड़ी देर पहले एक चेहरा मुझे निगलने आया था। लेकिन अब वहां कुछ नहीं था, न आग की गर्मी, न वो जली हुई महक, न कोई परछाई, परंतु अंदर कुछ अब भी हलचल कर रहा था। यानी कि डर तो चला गया था, लेकिन उसका असर अब भी शरीर में बचा हुआ था, जैसे किसी गहरे जख्म के भर जाने के बाद भी उसकी जलन रह जाती है। चाचा अब भी मेरे पास बैठे थे, उनके हाथ कांप रहे थे और चेहरा बेहद सफेद हो चुका था।
अब जब मैंने उनकी तरफ देखा तो ऐसा लग रहा था कि वो उम्र से नहीं बल्कि आग से बुजुर्ग हो गए हैं। उन्होंने मेरी तरफ देखा और बिना कुछ बोले सिर झुका लिया। शायद वो ये कहना चाह रहे थे कि अब हमें लौट चलना चाहिए, क्योंकि जो होना था वो हो चुका है और अब इस पत्थर के नीचे जो रह गया है वो फिर कभी वापस नहीं आ सकेगा। हालांकि मेरे मन में अब भी एक बात रह रह कर घूम रही थी। जो आखिरी शब्द विकासुर ने कहे थे, फिर मिलूंगा, वो किसी धमकी जैसे नहीं लगे थे, बल्कि जैसे कोई बहुत थका हुआ इंसान बस ये कह रहा हो कि मैं लौटूंगा, पर अभी नहीं। उस एक लाइन ने जैसे सब कुछ खामोश कर दिया और उसी खामोशी के साथ हम दोनों वहां से बाहर निकले। माथ से बाहर की हवा एकदम अलग थी। वो सर्द नहीं थी, लेकिन थकी हुई लग रही थी, जैसे वो भी इस पूरी रात की गवाही में जली हो। अब जब हम बावड़ी से बाहर निकले तो आसमान थोड़ा थोड़ा नीला होने लगा था। रात टूट रही थी और भोर की पहली रेखा दिख रही थी। दरअसल इस पूरी रात ने हमसे सिर्फ डर नहीं छीना था, बल्कि हमें वो चेहरा दिखाया था जिससे हम पूरी जिंदगी भागते रहे। अपना ही चेहरा जो उस आग में कहीं झल कर निकल आया था। गांव अब भी सोया हुआ था और उस नींद में कुछ तो शांत था, कुछ तो सही था। ईशान का कोई पता नहीं था। शायद वो अब उस आग का हिस्सा बन गया था जिसे हम मिट्टी में छोड़ आए थे, लेकिन मैं जानता हूं कि उसका जिस्म अब भी कहीं उसी गांव में होगा। बस अब उसमें कोई नाम नहीं बचा। वो इंसान अब उस आग के साथ जला जो नाम बदल बदल कर लौटने का वादा कर गई थी। चाचा ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा कि आग को मिटाना हमारे बस की बात नहीं थी, हम सिर्फ उसे रास्ता दिखा सकते हैं। यह सुनकर मैं बस धीरे से मुस्कुराया, क्योंकि अब समझ आ गया था कि डर को हराना कोई हवन या हथियार का काम नहीं होता। यानी कि ये वो चीज है जो तुम्हारे जहन में बैठती हैं, और अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत बची रहे तो सबसे बड़ा राक्षस भी एक थकी हुई परछाई बनकर पीछे छूट जाता है। हालांकि मैं जानता हूं कि इस कहानी का आखिरी पन्ना यही खत्म नहीं होता, क्योंकि जब हम उस आग को जलाकर लौटे थे तब उसकी रोशनी कहीं ना कहीं किसी और की आंखों में उतर गई थी। शायद किसी बच्चे के सपने में या किसी बूढ़े की कहानी में। और विकासुर वहीं से वापस लौटेगा, नाम बदलकर, चेहरा बदलकर, पर वो लौटेगा, क्योंकि जो आग एक बार जमीन में समा जाती है वो जमीन के साथ ही सांस लेती है, और ये जमीन अभी जिंदा है। इसीलिए जब अगली बार कहीं से राख की महक आए या किसी पत्थर की दरार से गर्म हवा निकले तो समझ लेना कि वो फिर लौट आया है, तुम्हें तुम्हारे ही डर की शक्ल में जलाने। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों, अब इस चैनल पर भी बेनाम की तरह ही रेगुलर स्टोरीज आने वाली हैं, तो आप लोग अब हर रोज स्टोरी सुनना मत भूलना। इसके बाद मैं उन लोगों के नाम लेता हूं जिन्होंने पिछली स्टोरी सुनने के बाद कमेंट करके ये बताया था कि वो कहां से कहानी सुनते हैं और उनका नाम क्या है। तो सबसे पहले रीतू थापा है मिरुट से, पूनम इंदा हैं उदयपुर से, राकेश कालेरा हैं पंजाब से, साकी हैं बांग्लादेश से, पूनम हैं सोनीपत से, श्वेता और अमित हैं सूरत गुजरात से, लता पद्मने हैं पुणे से, निक हैं बिहार से, शाकिर अंसारी हैं मुंबई से, नेहा मलिक हैं सोनीपत से, जिया, अहान, आलिया और हमदोन हैं मालदीव से, अख्तर हुसैन हैं बारामुल्ला कश्मीर से, राजश्री हैं ठाणे मुंबई से, सुरेंद्र कुमार हैं विजयनगर राजस्थान से, अरविंद भाई, गीता बेन, राज रिंकल, दीप सोनल और स्वरा हैं राजकोट गुजरात से, अरुण कुमार हैं अयोध्या से, इरफान सिद्दीकी हैं मुंबई से, पूनम हैं जमशेदपुर से, रानी हैं असम से, फैजान अहमद हैं भोपाल से, अर्जुन हैं राजकोट गुजरात से, जीएम शेख हैं अहमदाबाद गुजरात से, सौरभ, तन्नू और हरेंद्र हैं मध्य प्रदेश से, यूएस तिवारी और हर्ष तिवारी हैं सिरसा प्रयागराज से, विकास सोनी हैं मिर्जापुर से, अनोखे लाल हैं यूपी से, लक्ष्मी सोनी हैं पंजाब से, मोहन हैं झारखंड से, और सबसे लास्ट में जितेंद्र सिंह जेरी हैं जालंधर सिटी पंजाब से। तो दोस्तों, ये थे उन लोगों के नाम जिन्होंने पिछली स्टोरी पर कमेंट करके हमें बताया था कि वो कहां से कहानी सुनते हैं। इसके साथ ही अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका ये छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है।